हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत अच्छे से होंगे और बहुत बढ़िया से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज के इस लेक्चर के अंदर और क्लास 11th के चैप्टर नंबर 8 का ये छठा लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर आज हम बात करने वाले हैं कि प्रश्नावली 8.2 का इंट्रोडक्शन वीडियो। ये दूसरा इंट्रोडक्शन है इस एक्सरसाइज का, क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर जो 5 था उसमें भी मैंने 8.2 का इंट्रोडक्शन ही किया था और इंट्रोडक्शन का ये दूसरा हिस्सा इस वजह से जरूरी है क्योंकि जो बातें बताने की थी वो मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूं। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं और उनको आप अच्छे से देखोगे और तब आपका दिमाग थोड़ा सा उस लायक बन जाएगा ताकि आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर पाओ, ठीक है ना। तो इससे पहले वाले इंट्रोडक्शन के अंदर हमने जो बात करी थी उस संबंध में अगर एक थोड़ी सी बात मैं आपके सामने रखूं तो हमने बहुत ही जरूरी बातें उसमें पढ़ी थी। वो क्या बात पढ़ी थी कि नंबर एक बात तो यही पढ़ी थी जो पहले से लिख दिया है कि x a प्लस बी की घात n के प्रसार में अगर आपको व्यापक पद निकालना पड़े, यानी कि जनरल टर्म निकालनी पड़े, कोई भी पद निकालना पड़े, तो उसके लिए क्या सूत्र रहेगा और वो सूत्र कैसे अप्लाई किया जाता है। वैसे मैंने पिछले वाले लेक्चर में ही सब बता दिया था, लेकिन आज थोड़ा और अच्छे से बताएंगे कि व्यापक पद ज्ञात करने का जो सूत्र है a प्लस एक्स की घात n के प्रसार में, इसका प्रसार कैसा होता है वो हमने प्रश्नावली 8.1 के अंदर बहुत अच्छे से प्रसार करना सीख लिया है, जो कि ऊपर लिखा है आपके पास में। a प्लस बी की घात n का जब हम प्रसार करते हैं तो इसी को हम लोग द्विपद प्रमेय कहते हैं, है ना। और इस प्रसार के अंदर हम लोग जब व्यापक पद निकालते हैं तो उसके लिए सूत्र ये वाला प्रयोग में लाते हैं। उसके बाद में जो दूसरा फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था वो था मध्य पद ज्ञात करने वाला। मध्य पद कैसे ज्ञात करते हैं और उस बारे में बहुत अच्छे से चीजें मैंने बताई थी कि कैसे ज्ञात किया जाता है, और जब मैं क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा तो तब उसको और डिटेल से मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे फिर बताऊंगा तो फिर पिछले इंट्रोडक्शन का कोई मतलब नहीं रह जाता। तीसरा जो हमने डिस्कस किया था पॉइंट वो था गुणांक कैसे ज्ञात किया जाता है ना। किसी भी पद में, है ना, किसी भी पद के अंदर जब आप a प्लस बी की घात n का प्रसार करते हो तो बहुत सारे पद आते हैं, है ना। उन पदों में अगर किसी भी एक पद का गुणांक हमें निकालना पड़ जाए कुछ खास, जैसे x की घात 6 का गुणांक, 5 का गुणांक, कोई भी घात दे दी जाएगी आपको, तो वो कैसे ज्ञात की जा सकती है, तो उस संबंध में भी मैंने आपके सामने बातचीत रख दी थी पिछले वाले लेक्चर में, और आज भी करेंगे कुछ क्वेश्चंस, टेंशन ना लो। और नंबर लास्ट में हमने जो 4 नंबर पे हम बात की थी वो थी अचर पद। अचर पद कहो या फिर आपके पास में x से स्वतंत्र पद कहो, यानी कि एक ऐसा पद a प्लस बी की घात n के प्रसार जब हम खोलते हैं, क्या कोई ऐसा पद आता है जहां पर केवल संख्यात्मक मान हो, जहां पर कोई चर ना हो, तो उसको भी मैंने आपको कैसे अचर पद निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो ये सब बता चुका हूं, तो बता चुके होने का मतलब है कि हम लोग सिर्फ इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हुए क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे। फुल डिटेल के लिए आप पिछले वाले लेक्चर को जरूर देख के आए, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। इसी क्रम में हमारे पास जो एग्जाम्पल है 5, और वो देखते हैं कि हमारे पास क्या करवाना चाहता है, और इन सब चीजों को निकालने का मेन फॉर्मूला फिर यही होता है, इससे इसके बिना कोई काम नहीं होता है। अगर मैं इसको कहूं कि सभी प्रश्नों की चाबी ये है तो ये की है। ये क्या है? की है। दिस इज की, है ना, ये की है, इसके बिना सवाल हल नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पे लिखा भी है। बोल क्या रहा है, कह क्या रहा है, उसको देखो ध्यान से। देखो क्या कह रहा है, यदि 2 प्लस a की घात 50 है ना, घबराने वाली बात नहीं है, प्रसार नहीं करना है, क्योंकि 50 जिसने 8.1 करके आया हूं प्रसार करना वो सीख गया होगा, और घात 50 का मतलब है कि 50 और 1 51 पद आपको लिखने पड़ेंगे, नहीं प्रसार नहीं करना है। तो इसने क्या कहा है, 2 प्लस a की घात 50 के प्रसार का 17वां मतलब 17 पद, है ना। 17वें पद को हम लिखते कैसे हैं, हम लिखते हैं 17वें पद को लिखेंगे T17, है ना, T17 का मतलब 17वां पद। और 18वां पद कौन सा होगा, 18 जो टर्म होगी, यानी कि आपके पास में T18 जो है समान है, यानी कि दोनों के दोनों जो है वो बराबर है, उसने ये बात कही है। तो मेरे को a का वैल्यू फाइंड आउट करना। अगर ऐसा हो जाता है किसी भी इस प्रसार के अंदर के 2 प्लस आपके पास में a की घात 50 के प्रसार में 17वां पद 18वां पद दोनों सेम हो जाते हैं, तो अगर सेम हो जाते हैं तो फिर इस a का मान क्या होगा उस बारे में बात करनी है। तो सीधी बात यह है कि आप पहले व्यापक पद वाले सूत्र से हम लोग T17 का मान निकाल लेंगे, इसको इस्तेमाल करते हुए, और फिर T18 यानी कि 17वां पद निकाल लेंगे, 18वां पद निकाल लेंगे, दोनों को
आप बराबर रख लोगे, बराबर कर रखने के बाद सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये तो था थीम कि क्वेश्चन को करना कैसे है, वो ऐसे ही करना है और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा। तो अगर हम लोग देखें, अगर हम देखें, मैं हल कर रहा हूं क्वेश्चन को, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अगर मैं देखूं कि 2 + a की घात 50 में आपके पास में 17वां पद निकालना है मेरे को, 17वां पद। तो 17वां पद निकालते समय हमने किस तरीके से काम करते थे, हमने सिखाया था पिछले लेक्चर में। अगर t17 निकालना है तो हम लोग उसको r+1 की फॉर्म में बनाते हैं। तो इसको लिखेंगे t16+1। इसका मतलब हम लोग ये बात समझ लेंगे कि r का जो मान है वो 16 ले लेंगे। ठीक है, r का मान जो है वो क्या ले लेंगे, 16 ले लेंगे। ठीक है नहीं, 2 + a की घात 50 में t17 यानी कि t16+1 ज्ञात करने में अगर हम ध्यान दें तो सबसे पहली और जरूरी बात क्या है हमारे पास में, जो r की वैल्यू है वो 17 आ जाएगी। और आपको पता है n जो है वो आपको 50 दे ही रखा है इन्होंने, तो सीधा उठा फॉर्मूला कि t16+1 इज इक्वल हो जाएगा NCR। ये तो व्यापक पद ज्ञात करने का सूत्र है, NCR। इट मीन्स 50 C R का मान 16 आएगा भाई। कितना आएगा, 16। तो C 16 और फिर हमारे पास में आता है a की घात n-r। एंड व्हाट इज a? a क्या है, जो पहला पद होता है वो a है। तो पहला जो इस द्विपद का पहला जो पद है वो 2 है, तो यानी कि a का काम करेगा 2। तो 2 की घात 50 - 16 और इंटू b क्या होता है, जो दूसरा पद है a की घात 16। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, यानी कि t17 जो निकलेगा बेसिकली वो 50 C 16 और 2 की घात आ जाएगा आपके पास में, 50 में से 16 बचता है तो 34 बचता है, और a की घात आपका 16। इसको नंबर 1 बना करके आप छोड़ दो, क्योंकि हमें t17 निकाल लिया है, t18 निकाल लेते हैं फिर बराबर रखेंगे इनको, है ना। अब ध्यान देंगे, अब ध्यान देंगे कि 2 + a की घात अगर हम बात करें 50 के प्रसार में, 50 के प्रसार में अगर t18 निकालना है तो उसको लिखेंगे t17+1। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि r का मान हम 17 कंसीडर करके चलेंगे और n तो हमारा 50 है ही है। तो जब हम t अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला है ना आपके पास में, तो हम लोग जब लिखेंगे 17+1 है ना, तो आ जाएगा NCR अकॉर्डिंग टू दिस। तो 50 C 17 है ना, 50 C 17 और 2 की घात आ जाएगा 50 - 17 और a की घात आ जाएगा आपके पास में 17। ये इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास में सेकंड। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, अभी मत बनाओ। तो t18 बेसिकली बन कितना जाएगा हमारा, वो बन जाएगा 50 C 17 और 2 की घात आ जाएगा 33 और आपके पास में a की घात आ जाएगा 17। तो इसको हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर चला जाए, वो क्या कह रहा है, t17 t18 दो बराबर हैं, है ना। तो हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ कि t17 इज इक्वल है t18 के, और t17 का जो मान निकाला है हमने ये निकाला है। इसका मतलब कि 50 C 16 और 2 की घात 34 a की घात 16 बराबर होगा 50 C 17 और 2 की घात 33 और a की घात 17। बात समझ में आ रही है। तो बस इसको सॉल्व करना है। आप कहोगे सर बड़ा भयानक है कि बहुत सरल है, बहुत सरल है। तो सीधी बात है, पहले a को ये c वाला पोर्शन एक तरफ कर लो। मैं देखो ध्यान से देखो मेरी बात को, मैं क्या कर रहा हूं। मैं एक काम कर रहा हूं, सिंपल कैसे करें इसको, सीधी बात है 16 घात ये रही 17 तो कट जाएगा ना, a ही बचेगा और यहाँ पे भी 2 ही बचेगा। तो 50 C 16 बराबर हो जाएगा 50 C 17 और 2 की घात 33 और a की घात 17 बटे 2 की घात 34 और a की घात 16। ये तो होगा, मैंने बट्टे में लेके गया। अब देखो 34 घात से ही कट जाएगा तो एक 2 बचेगा और यहाँ से 16 घात कटेंगे तो एक 17 बचेगा, मतलब एक a बचेगा। तो 50 C 16 बटे, इसको बटे में ले आओ, 50 C 17
इज इक्वल हो जाएगा आपके पास में, इज इक्वल हो जाएगा क्योंकि तो पूरा कैंसिल आउट हो गया, a/2, a/2। इसको अगर मैं खोल लूँ तो आ जाएगा 50 फैक्टोरियल अपॉन, ठीक है ना, आपके पास में 16 फैक्टोरियल, और साथ में आ जाएगा आपका, साथ में आपका आ जाएगा 16 माइनस, सॉरी 50 माइनस 16 का फैक्टोरियल बटे 50 फैक्टोरियल अपॉन 17 फैक्टोरियल, और 50 माइनस 17 फैक्टोरियल इज इक्वल हो जाएगा a/2k। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना, तो कैसे सॉल्व करेंगे इजीली, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर आप थोड़ा सा गणित ठीक ठाक जानते हो तो ये 50 फैक्टोरियल से कट जाएगा, तो बचेगा जो, इसको ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो फैक्टोरियल 17 और इंटू 50 में से 17 जाकर के बचता है फैक्टोरियल 33 बटे आपका बचेगा फैक्टोरियल 16 और फैक्टोरियल 34, है ना, इज इक्वल टू a/2। 17 को खोल लो तो 17 गुणा फैक्टोरियल 16 लिखा जाएगा, और फैक्टोरियल 34 को आप 33 को जो का तू रखें, नीचे फैक्टोरियल 16 एज इट इज, इसको लिख लो 34 गुणा फैक्टोरियल 33 इज इक्वल टू a/2। ये 33 से 33 कट जाएगा, फैक्टोरियल वाला 16 से 16 कट जाएगा, तो 17/34 इज इक्वल टू a/2। 17 दूनी 34 होता है, तो 1/2 इज इक्वल टू a/2। 2 से 2 भी खत्म हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, a की वैल्यू आ जाएगी 1। तो हमारे पास जो वैल्यू निकलवाना चाह रहा था वो, है ना, वो वैल्यू निकल करके आ जाएगी 1। तो मुझे लगता है आपको जो थीम थी क्वेश्चन की, बेसिकली तरीका जो था वो आपको समझ में आना चाहिए कि मैं कर क्या रहा था इसके अंदर, और उस तरीके को समझने के लिए मेरे भाई मेरे बेटे उसको इंट्रोडक्शन नंबर 1 देखना बहुत ज़रूरी है। इट मीन्स लेक्चर नंबर 5 आपको कायदे से देखना है। तो चलिए पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ, और उसके अंदर भी देखते हैं क्या बात पूछी जा रही है हमारे पास। चलिए बेटा, आपकी स्क्रीन पे बहुत ही अच्छा एक सवाल है, दमदार सवाल है, और कह क्या रहा है, मध्य पद वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल में होना है, क्योंकि व्यापक पद के बाद हमने आपको पिछले लेक्चर के अंदर मध्य पद याद करने सीखा था, लेकिन थोड़ा सा एडवांस सवाल है, सीधा सच्चा सवाल नहीं है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि क्या बात है इसके अंदर। तो क्या कह रहा है कि दिखाइए कि x 1 + x की घात 2n के प्रसार में 1 + x की घात 2n के प्रसार में जो मध्य पद होगा बेसिकली वो हमारे पास ये होगा, खराब सा, ये बड़ा अजीब सा पद आया है, देखो ये वाला पद, टेंशन ना लो, बना के दिखाएंगे, आप बिल्कुल डरो मत, ठीक है ना। जहां पर n कोई भी धन पूर्णांक या फिर हम उसको कह सकते हैं कोई भी नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना, जहां n जो है कोई भी नेचुरल नंबर है। तो बेसिक चीज उसी पे जाइए पहले कि मध्य पद निकालते कैसे थे। मध्य पद के अंदर कंडीशन होती थी, n डिसाइड करता था कि हम बात करते थे अगर a + b की घात n में हम लोग मध्य पद के बारे में बात करते थे, ठीक है ना, मध्य पद में, तो डिसाइड ये करते थे पहली कंडीशन में कि अगर n एक सम संख्या होती थी, ठीक है ना, सम संख्या होती थी, तो जो मध्य पद है, जो मध्य पद है वो हमारा n+1, ठीक है ना, +1/2 वा पद होता था। ये हमने बताया था कि आप अगर किसी भी, जैसे हमने एग्जांपल भी दिया था कि a + b की घात सपोज कर लो 6 है, तो इसके अंदर कितने पद होंगे, इसके अंदर कितने पद होंगे, 7 पद होंगे, कि जैसे t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7, क्योंकि n की वैल्यू 6 है तो पदों की संख्या एक ज़्यादा होती है। तो अगर हम बात करें तो उसका मध्य पद बनेगा t4, और वो निकलेगा कैसे, वो निकालने का तरीका था, क्योंकि n जो है हमारा 6 है जो कि एक सम संख्या है, और अगर ये सम संख्या होती है तो मध्य पद फिर हम इस तरीके से निकालते हैं, और हम लोग मध्य पद देखते हैं कौन सा बनेगा। मध्य पद आपका बनेगा फिर n प्लस, यानी कि 6 + 1 + 1/2 वा पद, है ना, यानी कहने की बात है कि 6 और 1 7 और 1 8, 8/2 4वां पद, चौथा जो पद बनेगा वो आप खुद ही देख लो, चौथा पद ही मध्य पद है। और दूसरी कंडीशन आकर के अलग हो जाती थी कि n अगर एक विषम संख्या होती है, बहुत गहन चर्चा मैंने की थी कि कैसे निकालते हैं, अभी इसकी बात मैं नहीं कर रहा क्योंकि इसका इस्तेमाल ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे पहले पॉइंट का इस्तेमाल है, ठीक है ना। तो हमें अब मध्य पद जो देखना है बेसिकली वो किसका देखना है, अगर मैं सवाल पे जो क्वेश्चन है उस पर नजर डालूं तो वो है मेरे पास में कि 1 + x की घात
2n में मध्य पद कौन सा होगा, पहले देखना पड़ेगा मध्य पद। ठीक है, अब इसको देखने के लिए डिसाइड करना पड़ेगा कि जो घात है क्या वो सम है या विषम है। तो यहाँ पे जो घात है, जो घातांक है, जो घातांक लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 2n है और वो हमारा सम है। क्या है, सम है। तब हम ये कह सकते हैं कि जो मध्य पद होगा, मध्य जो पद होगा बेसिकली वो होगा, क्या होता है भाई, 2n आ गया तो 2n प्लस 1 अपॉन 2 वापद। मैंने कुछ गलत किया क्या? कुछ नहीं किया, इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया है जो मैं आपको पिछले इंट्रोडक्शन में भी बताया है और यहाँ भी बताया है। तो अगर मैं ध्यान दूं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लूँ कि 2n और प्लस 2 अपॉन 2 पद, या ये कहा जा सकता है 2 कॉमन निकाल लें, n प्लस 1 अपॉन 2 पद, या फिर 2 से 2 कट जाएगा तो जो मध्य पद बेसिकली आएगा, है ना, कौन सा पद आएगा बेटा, मध्य पद जो आएगा, है ना, मध्य पद वो आ जाएगा n प्लस 1 पद। इसका मतलब है हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इस 1 प्लस एक्स की घात 2n में n प्लस 1 पद ज्ञात करना है। यानी कि अब हमें फॉर्मूला व्यापक पद वाला ही लगाना पड़ेगा, है ना, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, हमारा मेन टारगेट है कि n प्लस 1 पद हमें निकालना है। कौन सा पद निकालना है, n प्लस 1 पद। देखो 1 प्लस एक्स की घात अगर हम 2n की बात करें में, हम लोगों को निकालना कौन सा है, हमें निकालना है t n प्लस 1। अब भाई n प्लस 1 पद क्या होता है, जैसे हम कहते हैं 17वां पद, उसको हम t17 लिखते हैं, है ना। और अगर हमें निकालना n प्लस 1 पद लिखते हैं तो उसको t n प्लस 1 लिखेंगे, यानी कि जो सा पद निकाला उसके पैरों में डाल देते हैं नंबर आपके पास में। 1 प्लस एक्स की घात 2n में n प्लस 1 पद अगर हम देखें, ठीक है ना, पद या पद के लिए अगर हम ध्यान दें, ठीक है नहीं, आपके पास में r की वैल्यू क्या बनेगी बेसिकली, जैसे हम यहाँ 17 पद निकालते तो उसको तोड़ के लिख लेते थे कि t16 प्लस 1 लिख लेते थे, ताकि r का मान हमारा 16 आ जाता था। इसमें तोड़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसने लिखा पहले ही n प्लस 1 ऑलरेडी है, इसका मतलब n की वैल्यू, सॉरी r की जो वैल्यू है वो n आ जाएगी, r की वैल्यू क्या आ जाएगी, n आ जाएगी। और जो हमारा घातांक है वो 2n है ही है ना, घातांक जो है वो 2n है ही है, तो सीधी बात है फॉर्मूला लगा लो उठा करके। अतः tn प्लस 1 जब मैं निकालूंगा इस फॉर्मूले को यूज करूंगा 2tn प्लस 1 में, हमें पता है tr प्लस 1 का व्यापक पद का सूत्र क्या होता है, एक बार लिख के दिखा देता हूं, वो ncr और a की घात n माइनस r और b की घात r होता है। अब अगर मैं ध्यान दूं, t मेरे को निकालना है n प्लस 1 इज इक्वल टू, अच्छा ये नंबर क्या आएगा, क्योंकि इसकी जो घात है वो 2n है तो ये आएगी 2n, क्या आएगा 2n, c r की जगह क्या आ जाएगा हमारा n, ठीक है ना आपके पास में। और a इज वॉट, a क्या है वो 1 है तो 1 की घात आ जाएगा 2n माइनस n, और b क्या है वो x है और x की घात आ जाएगा n, x की घात आ जाएगा n। बस अब हम लोगों को काम ये करना है, इसको सॉल्व करके इतना खराब सा बनाना है इसको, ठीक है। तो अभी बना के देता हूं, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, बहुत आसानी से आपको चीजें समझ में आएंगी। देखो ध्यान से, मैं थोड़ा और नीचे लेके जा रहा हूं, n प्लस 1 इज इक्वल टू या जाएगा 2n cn, और 1 की घात कुछ भी करो, दुनिया की कोई ताकत नहीं उसको कुछ और बना दे, वो 1 ही रहेगा। तो बेसिकली हमारा ये आ गया, फ्रेम में आ रहा, नीचे दिख रहा है आप लोगों को, कैमरा देख लो एक बार, हाँ ठीक है, तो ये आया। अब बेसिकली क्वेश्चन ये है कि हमें इसको ये बनाना है, और उसको मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी एडजस्टमेंट आपको करनी होगी। देखो tn प्लस 1 इज इक्वल टू, ये है 2ncn, इसका फॉर्मूला अगर मैं खोलूं तो फॉर्मूला आएगा 2n का फैक्टोरियल अपॉन n का फैक्टोरियल एंड 2n माइनस n का फैक्टोरियल, और साथ में है x की घात n, ठीक है। अब ध्यान से देखते जाना, बस यही आपकी परीक्षा है कि आप कैसे कितना चीजें से कैच करते हो। देखो 2n के फैक्टोरियल को कुछ नहीं करना, छोड़ दो उसको ऐसे ही। यहाँ पे देखो फैक्टोरियल n एंड फैक्टोरियल n और x की घात n, बताओ मैंने कुछ गलत करा क्या,
भाई 2n में से n जाके n बचेगा और उस ऊपर को लिखा जोगा तू। अच्छा एक बात सुनो मेरी, एक बात सुनो, बात सुनने की बात ये है कि अगर मैं 2n का फैक्टोरियल खोलता हूँ, जैसे n का फैक्टोरियल हम लोग खोलते हैं तो कैसे खोलते हैं, n n-1 n-2 n-3 और ऐसे चलते 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 कहाँ तक जाते हैं 3 2 1। भाई कोई भी फैक्टोरियल हो, फैक्टोरियल 4 खोलते हो तब भी आप करते हो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, मतलब क्रम गुणित मैंने आपको पढ़ाया था 8 पॉइंट जो पिछले 7.2 एक्सरसाइज थी क्रमचय संचय की, तो वहाँ पे ये बात हुई थी कि फैक्टोरियल 4 को ऐसे खोला जाए, किसी का भी फैक्टोरियल होगा तो वो शुरू होता है उसी संख्या से और खत्म कहाँ होता है 1 पे होता है। तो n का फैक्टोरियल अगर हम खोलते हैं, दिस इज फैक्टोरियल n, तो उसको हम खोलेंगे n-1 n-2 n-3 डॉट 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 ऐसे ही चलता चला जाएगा और 3 to 1 तक लास्ट तक जाएगा, ठीक है ना आपके पास में। तो ऐसे ही अगर मैं 2n का फैक्टोरियल खोलूंगा, किसका खोलूंगा 2n का, तो 2n का फैक्टोरियल कैसे खुलेगा, थोड़ा इधर दिखाता हूँ पहले मैं कि 2n का जो फैक्टोरियल खुलेगा बेसिकली वो खुलेगा 2n पहले आ जाएगा, फिर 2n में से एक कम आ जाएगा, फिर 2n-2 आ जाएगा, 2n-3 आ जाएगा, ऐसे ही चलते चलते जिंदगी भर चलते चलते ये जो कहानी है वो 3 to 1 पे ही खत्म होगी जा करके, है ना ऐसे। तो मैं इसी को इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऊपर मैं खोल रहा हूँ इसका फैक्टोरियल, तो आ जाएगा 2n and 2n-1 and 2n-2 एंड ऐसे डॉट 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 लगा लो, 3 ही पद बहुत है क्योंकि हमें पद कितने देने हैं बेटा, हमें पद कितने देने हैं, हमें पद देने हैं 3-4 ही पद, ठीक है। और इसको आप लिख लो यहाँ पे कि 4 × 3 × 2 × 1, समझ में आ रही नहीं बात, ऐसे तो खुलेगा फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n जोगा तू और फैक्टोरियल n यहाँ भी जोगा तू, और x की घात n को हम साथ साथ चलाएंगे क्योंकि हमारे पास ये आंसर में चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखना, बस अब ध्यान से देखना, थोड़ी सी कलाकारी और बस जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। मैं इसको ना, अच्छा एक बात बताओ, इसको एक बात बताओ, इस 2n के फैक्टोरियल को मैं ऐसे भी तो लिख सकता था कि 1 × 2 × 3 × 4 × डॉट 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 ये करते हुए कि 2n-2 एंड 2n-1 एंड देन लास्ट में 2n, मतलब क्या किया मैंने किया क्या मैंने 2n। क्रम विनिमय हो सकता है, क्रम का चेंज कर सकते हैं, चाहे तो आप 3 × 2 × 1 लिखें या 1 × 2 × 3 लिखें, तब भी 6 आएगा, तब भी 6 आएगा। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको ऐसे ना लिख करके मैंने क्या करा 1 2 3 4 5 शुरू में लिख दिया क्योंकि मुझे आंसर में ये शुरुआत में ही चाहिए, इस वजह से मैंने इस फॉर्म में इसको बना लिया, ठीक है। तो अब ध्यान से देखेंगे, मैं लिख रहा हूँ 1 × 2 × 3 × 4 × डॉट डॉट डॉट, लास्ट में आ जाएगा 2n-2, है ना, देन 2n-1 देन 2n आपके पास में 2n, और भाई मेरे इसको हम लोग लिख देंगे x की घात n अपॉन फैक्टोरियल n एंड फैक्टोरियल n, ठीक है। अब भाई ध्यान से देखना, बस अब थोड़ी सी चीज़ें आपको समझनी है ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए, ठीक है। मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इसमें से जो विषम पद है उनको अलग उठा लेता हूँ, जैसे 1 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर ऐसे चलते चलते यहाँ पे कहीं ना कहीं 5 भी आया होगा, है ना, 5 हो गया ऐसे करके, फिर डॉट डॉट डॉट। तो इसमें ये क्या देखो 2n-2 ये तो सम है, लेकिन 2n-1 ये विषम है ना आपके पास में, तो यहाँ आ जाएगा 2n-1 और फिर x ये 2n भी सम है, तो इसका मतलब इसको मैंने अलग लिख दिया। और मेरे भाई जो बचा हुआ पोर्शन है यानी कि 2n-2 ठीक है ना, 2n-2 नहीं 2n-2 थोड़ा ही बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा 2 भी बचेगा, यहाँ से 4 भी बचेगा, ऐसे चलते चलते कहीं ना कहीं यहाँ पे 6 भी आया होगा, अगर यहाँ पे मैं 6 भी कंसीडर कर लूँ, ठीक है ना आपके, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ पे 2n-2 आएगा और फिर यहाँ पर आपका 2n आ जाएगा, ब्रैकेट कर लेंगे बंद, और x की घात n अपॉन फैक्टोरियल n एंड फैक्टोरियल n। अब आप समझ नहीं पा रहे होंगे हुआ क्या है, कुछ नहीं करा है, जितने पद ऊपर रखे थे उनमें से विषम इधर रख लिए और सम इधर रख लिए, गुणा में ही तो हैं, तो गुणा में हम अलग अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि हमने 1 3 5 जो भी विषम पद बनते हैं वो इधर रख लिए और जो सम पद बनते हैं 2 से डिविजिबल वो इधर रख लिए। अब ध्यान देंगे, देखो ये तो आंसर में सेम टू सेम चाहिए, लुक एट, चाहिए ना, चाहिए तो इसको तो कुछ ना कहो, ये तो मेहमान के तरीके से आया, इसकी इज्जत करो अब, ठीक है ना,
इसे कुछ ना कहो, ये तो आ गया। लेकिन इसमें से देखो ये 2 2 2, देखो 2 की एक बात ध्यान दो, क्या मैं सब जगह से 2 कॉमन निकाल सकता हूँ क्या? बिल्कुल निकल सकता है। यहां से भी 2 कॉमन निकल आएगा, है ना, यहां से भी 2 कॉमन निकल आएगा और यहां से भी 2 कॉमन निकल आएगा, ऐसे ऐसे यहां से भी एक 2 कॉमन निकल आएगा और यहां से भी 2 कॉमन निकल आएगा। अब मुझे ये बताओ ये कितने पद हैं? ये कितने पद हैं? ये कितने पद हैं? ये n होंगे नहीं होंगे? आप मेरी बात सुनो तो सही। देखो ये कहां से शुरू हुआ है, अगर मैं ध्यान दूं आपके सामने कि ये कितने पद होंगे, 1 2 3 ऐसे करते करते ये n पद होंगे। कितने होंगे? ये n पद होंगे, ठीक है ना। और ये अगर n पद होंगे और जब हम n हर एक जगह से 2 2 कॉमन निकालते हुए चलेंगे तो इसका मतलब है 2 की घात n कॉमन निकल आ जाएगा। मतलब समझे नहीं है? देखो मेरे पास है कि मैंने कहा 2 इंटू 4 इंटू ये है आपके पास में 2 गुणा लगा रहा हूँ 6 इंटू 8 ऐसे करके मैं इसमें से 2 कॉमन निकाल रहा हूँ, इसमें से भी 2 कॉमन निकाल रहा हूँ, इसमें से भी 2 कॉमन निकाल रहा हूँ, इसमें से भी 2 कॉमन निकाल रहा हूँ। तो जब मैं 2 कॉमन निकालूंगा सब में से, यानी कि 1 2 3 4, 2 की घात 4 कॉमन निकलेगा क्योंकि 4 पद हैं। तो अंदर क्या बचेगा? 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4। चेक कर लो ना आप, अगर इसमें से 2 कॉमन निकालो, एक इसमें से एक इसमें से कितने पद हैं? 4 पद हैं। इसका मतलब 2 की घात 4 कॉमन निकलेगा। तो हमने अभी बात करी है कि कितने पद हैं, ये n पद हैं और ये अगर n पद हैं तो इसका मतलब सब में से 2 कॉमन निकलता है तो 2 की घात n कॉमन निकल आता है। तो अंदर क्या बचता है? अंदर बचता है 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ जाएगा n माइनस 1 और फिर बचेगा n और x की घात n, ठीक है ना, आपके पास में x की घात n अपॉन फैक्टोरियल n एंड फैक्टोरियल n। देन देखो 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2n माइनस 1, ठीक है, आपके पास में 2n माइनस 1, ठीक है, ये तो हो गया, एंड 2 टू दी पावर n। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, कुछ समझ पा रहा है? ये फैक्टोरियल n है, देख लो फैक्टोरियल n यही तो होगा, n माइनस 1 एंड सो ऑन, कहाँ तक 3 2 1 तक खोल के जाएंगे। तो ये क्या है? ये पूरा क्या है? फैक्टोरियल n है और साथ में x की घात n है अपॉन फैक्टोरियल n एंड फैक्टोरियल n। इस एक फैक्टोरियल से फैक्टोरियल n कट जाएगा तो बाकी बचा हुआ है वो ऊपर वाला ही मिलेगा आपको, देख लो चाहे 1 इंटू 3 इंटू 5 डॉट 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 2n माइनस 1, ठीक है ना, आपके पास में 2n माइनस 1, ठीक है, 2n माइनस 1। साथ में क्या आया? साथ में आया 2 की घात n और x की घात n पूरे के बटे फैक्टोरियल n। दिस इज योर आंसर जो उसने कहा है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो कि 7th एग्जाम्पल आपकी इस एनसीईआरटी बुक से। चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 के अंदर क्या बात है? गुणांक ज्ञात करने की बात है, यानी कि वो तीसरा टॉपिक जो हम इंट्रोडक्शन फर्स्ट में डिस्कस करके आए हैं उस पर एक क्वेश्चन है। मेरे को कहा क्या है? मेरे को कहा है कि ध्यान से देखेंगे कि x प्लस 2y की घात अगर हमारे पास 9 हो, कब जब हम प्रसार करते हैं तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पद आता है जिसमें x की घात 6 और y की घात 3 बन जाता है, तो हमें उसको गुणांक ज्ञात करना है बिना प्रसार किए। आप इसका प्रसार नहीं करना है, आपको प्रसार करके तो आप कर ही दोगे, है ना, प्रसार करके तो जब आप इसका प्रसार करोगे तो कहीं ना कहीं आपको दिख ही जाएगा x की घात 6 y की घात 3, तो उसका गुणांक आप उठा करके लिख दोगे, लेकिन प्रसार नहीं करना है। तो फिर वही बात जो अभी लिखी थी मैंने, हम लोग ये जो मेन फॉर्मूला है कि a प्लस बी की घात n के विस्तार में, या प्रसार विस्तार एक ही बात है, में जो व्यापक पद होता है, जनरल टर्म होती है, व्यापक पद होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि TR प्लस 1 इज ऑलवेज इक्वल NCR और a की घात n माइनस आर एंड b की घात r। ये फॉर्मूला हम लोग यूज में लाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, में हम लोग एक व्यापक पद याद करते हैं, व्यापक पद TR प्लस 1 ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो जब TR प्लस 1 निकालेंगे, सीधी बात है, ध्यान से देखेंगे तो फॉर्मूला होता है NCR एंड व्हाट इज n? n हमारे पास में हो गया 9, तो 9CR, r पता नहीं है ना, और a क्या होगा? x होगा, तो x की घात आ जाएगा 9 माइनस r एंड 2y की घात हो जाएगी r, ठीक है ना, आपके पास में। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, दैट इज इक्वल टू 9CR,
है ना, और x की घात 9 माइनस r और 2 की घात r और y की घात r, ठीक है ना, 2 की घात r और y की घात r, जिसका भी गुणांक निकालना है x और y को एक साथ लिख लो। देखो कैसे, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 9CR और 2 की घात r को अलग लिख लो और x की घात 9 माइनस r और y की घात होना चाहिए r। अब देखो सुनो ध्यान से, हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा गुणांक बन जाएगा, ये हमारा गुणांक बन जाएगा जो बॉक्स में है, बशर्ते x की घात होनी चाहिए 6। इसका मतलब यानी कि 9 माइनस r शुड बी इक्वल टू 6 और हमारे पास r की जो वैल्यू है तथा r की जो वैल्यू है इट शुड बी इक्वल टू 3, ये 3 होना चाहिए। भाई सीधी बात है ना कि x की घात 6 y की घात 3 का गुणांक निकालना है, तो इसका मतलब x की घात यहाँ कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए और ये होनी चाहिए आपके पास में 3। तो यहाँ लिख सकते हैं कि x की घात 6 और y की घात 3 का गुणांक ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, और यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो मैं अगर 9 को उधर पटक दूं तो r की वैल्यू बेसिकली 3 ही आ जाएगी और यहाँ भी r की वैल्यू 3 ही है। तो इसका मतलब हमारा जो फाइनल है दोनों कंडीशन से r का मान हम लोग क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। तो हम लिख देंगे फिर यहाँ पे अतः, ठीक है नहीं, अतः यहाँ से उठा लेंगे, अतः x की घात 6 और y की घात 3 का जो गुणांक होगा कितना हो जाएगा, ये होगा गुणांक बॉक्स वाला 9CR, r की वैल्यू आपने निकाल ली है 3, 9C3 एंड देन 2 की पावर r, इसका मतलब 2 की पावर आपकी 3 हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लो, या इतना छोड़ रखा तो उन्होंने इतना ही छोड़ दो, इन्होंने सॉल्व किया है और 672 आंसर निकाला है। आप आराम से बेटे देख करके अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करना, क्योंकि इसको आप सॉल्व कर लोगे क्रमचय संचय में बहुत फैक्टोरियल आप सॉल्व करके आए हो। 9C3 की वैल्यू आप निकाल लोगे। 9C3 का एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r एंड फैक्टोरियल n माइनस r। तो इसका इस्तेमाल करते हुए आप इसका यूज इसकी वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ, ताकि इसको फटाफट निपटा दें हम। चलिए बेटा, अब स्क्रीन पे आपके 8वां एग्जाम्पल है और ये भी अच्छा एग्जाम्पल है, बड़ा दमदार है। और क्या रहा है कि ये कह रहा है कि x प्लस ए की घात n के प्रसार में दूसरे तीसरे चौथे पद क्रमशः, अच्छा इन्होंने वैल्यू दे दी 240 और 270, 240 270 720 है, ये 270 नहीं है, ये 720 है, ये 720 है ना, और 1080, ये तो है 1080, हाँ 1080, हाँ ठीक है 1080 है। तो हमें बताना कि a, x और n इन सब का वैल्यू निकालना है। तो बहुत आसानी से निकालेंगे। देखो पहले दिया क्या है उसको ध्यान से देखेंगे, मैं हल कर रहा हूँ क्वेश्चन को ध्यान से। मेरे को कहा गया है दूसरा पद मतलब t2, हमारा जो t2 है वो तो दिया गया है, बेसिकली वो दिया गया है 240, ठीक है। उसके बाद में मेरा जो तीसरा पद है t3 दिया गया है कितना 720, और मेरे बेटे हमें जो t4 है बेसिकली वो दिया गया है 1080, ठीक है ना। तो अब हम लोग tr+1 व्यापक पद के इस सूत्र से थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर आप दिमाग लगा रहे हो तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको अलग अलग हल कर रहा हूं। मैं t+1+1 240 हो जाएगा, कोई मना थोड़ा ही कर देगा। भाई मैं क्या करूंगा, भाई मेरे पास में जितने भी ये t3 है या t2 है या t4 है, इनको मुझे r+1 की फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना। तो t2+1 लिख लेंगे, इसको लिखेंगे t1+1 लिख लेंगे, इसको t3+1 लिख लेंगे, ताकि r की वैल्यू क्लियर कट दिखाई दे, है ना। तो यहां पे हमने लिखा इस तरीके से, इसका मतलब r कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसका फॉर्मूला होता क्या है, NCR, n तो n ही है, तो NCR r की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है ना। और a की घात n माइनस r, ये होता ना a की घात n माइनस r, तो इसमें a का काम कौन करेगा इस क्वेश्चन के अंदर, x करेगा। तो x की घात n माइनस 1, ठीक है, और b का काम करेगा a, तो a की घात 1, लिखने की जरूरत नहीं है, वो 240 हो गया। और इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दो। इतना आपको समझ में आ गया होगा अगर आपने चीजों को अच्छे से समझ लिया होगा तो। मतलब मैंने इसको कैसे लिखा, क्या लिखा, इसको बहुत अच्छे से सोचना है।
अभी आगे भी करेंगे। देखो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखूंगा मैं T2 + 1, क्योंकि T3 को लिखूंगा मैं 720, और जब मैं वो फॉर्मूला लगाऊंगा तो आ जाएगा NCR, आर की वैल्यू आ जाएगी 2, और आपके पास में ए का काम कौन करेगा, x करेगा, तो x की घात n-2, एंड बी का काम ए करेगा, ए की घात 2, और यह जाएगा 720। इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है आपके पास। सिमिलरली अगर हम लोग बढ़े इसकी तरफ, इसको लिख लेंगे हम T3 + 1 दैट इज 1080, और इसको लिख लेंगे हम लोग तो NC3 और x की घात n-3 एंड a की घात 3 दैट इज इक्वल टू 1080। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई थर्ड। अब इन तीनों इक्वेशन से एडजस्टमेंट करके ही मेरे को क्या करना है, बेटा, x, a और n के मान निकालने। इसके लिए करने के लिए बड़ा सिंपल और साधारण तरीके से सबसे पहले एक काम कर लो, जो इक्वेशन सेकंड है ना, ठीक है, इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से भाग कर लो, क्योंकि देखो ध्यान से देखो ऐसा कर क्यों रहा हूं मैं। मेरे पास a का मान निकालने की पूरी संभावना हो जाएगी। मैं समीकरण 2 को 1 से भाग कर रहा हूँ, समीकरण 1 से क्या कर रहा हूँ, भाग कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि NC2/NC1, ठीक है ना, पूरा लिखो ना, ऐसे क्यों लिख रहा हूँ कि NC1 x की घात n-1 a, ये वाला पहले आएगा ना, क्योंकि 2 को 1 से भाग कर रहे हैं, तो NC2 ये यहाँ पे आ जाएगा, और a की घात 2 अपॉन NC1 x की घात n-1 और a इज इक्वल हो जाएगा 720/24, यानी कि 240। 0 से 0 कट जाएगा, और 24 तिया होते हैं 72। मैं गलत नहीं हूँ तो सही कह रहा हूँ ना, हाँ 24 तिया 72 होते हैं। ये थ्रू आउट 3 आ जाएगा कट के, और इसमें भी एक घात कट जाएगी। बाकी एडजस्टमेंट देखते हैं। देखो ध्यान से, NC2 को तो कुछ ना कहो अभी, ठीक है ना, और इसको लिखो n-1 एंड x की घात -1। मतलब क्या किया मैंने, n-2 को मैंने तोड़ लिया, n-1 अलग लिख दी, -1 अलग लिख दी, और यहाँ पे आपका बचेगा एक a भी बचेगा, बटे नीचे क्या है NC1 आपके पास में, और x की घात n-1 ऐसा इसलिए करा था कि ये कट जाए, और बस इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से ये कट जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखो, NC1 का जो मान होगा आपको मैंने बता रखा n होगा, ठीक है ना। कहां से निकालते हैं वो मैंने बताया था आपको कि NCR वाले फॉर्मूले से सब बनता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n-r से ही। r का मान जब 1 रखते हैं तो NC1 का वैल्यू n आ जाता है। NC2 का मान ध्यान देंगे वो होगा n इंटू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये ध्यान रखना, आसान पड़ेगा काम। NC3 का मान, ये कोई टपके नहीं है ऐसे ही कुछ भी मैंने बता दिया, ये सारे इसी से बनते हैं, n का मान 1 भरोगे तो r का मान 1 भरोगे तो n आ जाएगा, r का मान 2 भरोगे तो ये आ जाएगा, n का मान 3 भरोगे तो n इंटू n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3 ये आ जाएगा। NC4 का निकालना हो कभी तो n इंटू n-1 n-2 n-3 अपॉन फैक्टोरियल 4, बड़ा सिंपल है, ठीक है ना। तो अब हम लोग NC2 का मान डायरेक्ट इस्तेमाल में ला सकते हैं कि n इंटू n-1, ठीक है ना, अपॉन फैक्टोरियल 2 अपॉन n, इसका वैल्यू n हो जाएगा। तो सीधी बात ये रही कि हम इसको लिख सकते हैं n फैक्टोरियल 2, क्योंकि देखो इसका मान तो ये आ गया ना, ये n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और इसकी वैल्यू n आएगी तो वो n यहाँ रखा है ही, और x की घात -1 का मतलब कितना होता है, 1 बटे में ले जाओ तो a अपॉन x आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 3 के। अब ध्यान दो, इस n से ये n कट जाएगा, ठीक है ना, और फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है, देखो n-1 और a अपॉन x, जो फैक्टोरियल 2 है उसका मान 2 होता है, उधर लेगा ये 6 हो जाएगा, समझे। फैक्टोरियल 2 का मान 2 ही होता है, उधर जाके 6 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर कह लो आप 4, क्योंकि 3 तो हो चुकी थी, हम लोग इसको बना लेंगे फिर कितनी, 4 बना लेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि इसके बाद कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, आपके पास में कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है, तो
ठीक है ना, या इसको थोड़ा सा और सिंपल किया जा सकता है। इन्होंने जिस तरीके से किया है, इन्होंने सिंपल कर लिया है इसको, ऐसा इसने लिखा है। इसको एग्जाम्पल, इसको इसने क्या किया है, देखो ध्यान से, देखो यह है n माइनस, इन्होंने a अपॉन एक्स को इधर रख लिया और इस n माइनस वन को इधर पहुंचा दिया, 6 अपॉन n माइनस वन ये आ जाएगा। ठीक है, चाहो तो आप इसको इक्वेशन नंबर इसको आप, ठीक है, इक्वेशन नंबर इसको आप कुछ कह दो, आप इसको 4 कह दो। इन्होंने 4 तो कहा नहीं, लेकिन मैं 4 कह रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, 4 मैंने बना ली। 4 मैंने कब बनाई, जब मैंने 2 से भाग करा था 1 को। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं समीकरण को, जो हमारी 3 है ना, जो समीकरण आपकी 3 है, उसको 2 से भाग करता हूं। समीकरण किससे भाग करता हूं, 2 से भाग करता हूं, फिर देखता हूं क्या बात बनती है। देखो समीकरण 2 कितनी है, वो ये है n इंटू 3 कितना है, NC3 x की घात n माइनस 3 a की घात 3 बटे NC2 x की घात n माइनस 2 एंड a की घात 2 इज इक्वल हो जाएगा 1080 बटे 72, नहीं 720। 0 से 0 कट जाएगा आपका, है ना, 0 से 0 कट जाएगा आपका। और फिर हम देखो 12 से काट लो, 12 निम्न 108, 12 छिक 72। तो बेसिक सी बात ये है, और यहाँ से भी एक घात इसकी कट जाएगी। देखो ये आ जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, इसको अकॉर्डिंग टू दिस हम वो NC3 को लिख लो n इंटू n माइनस 1 एंड n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, मैंने इसको लिख लिया है, बटे इसको लिख लो n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये सब बटे में तो चल रहा है। इसकी गुणा में क्या है, x की घात है n माइनस 3 को तोड़ के लिख रहा हूं ताकि नीचे वाला कट जाए, n माइनस 2 और इंटू x की घात माइनस 1। देखो n माइनस 3 को तोड़ा जा सकता है ना, n माइनस 3 को, n माइनस 2 और माइनस 1, और यहाँ पे एक घात बचेगी a की, और नीचे बटे में केवल है x की घात n माइनस 2 विच इज इक्वल टू 9/6। तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ n से n कट जाएगा, n माइनस 1 से n माइनस 1 कट जाएगा, और मेरे भाई ये भी आपका कट जाएगा। तो फाइनली बचेगा क्या, फाइनली बचेगा क्या, वो बचेगा, देखो फैक्टोरियल 2 को ऊपर ले जाओ। फैक्टोरियल 2 को मैं यहाँ कर रहा हूँ, ध्यान देना, यहाँ कर रहा हूँ कि फैक्टोरियल 2 को मैं ऊपर लेके गया। ठीक है, फैक्टोरियल 2 को तो मैं ऊपर ले जाऊंगा ना, यहाँ पे फैक्टोरियल 3 आपका नीचे आ जाएगा, अपॉन फैक्टोरियल 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और बचा क्या है आपका, बचा है a अपॉन एक्स। ये कैसे समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। साथ ही साथ एक चीज और भी तो बच रही है, n माइनस 2, ऊपर n माइनस 2 भी बच रहा है, n माइनस 2 भी बच रहा है, और फिर a बच रहा है a अपॉन एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 9/6। तो ध्यान दो, अच्छा इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख लो 3 इंटू फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट जाएगा, और 3 दूनी हो जाएगा 6, तो आ जाएगा n माइनस 2 एंड a अपॉन एक्स इज इक्वल टू 9/2। या इसको भी ऐसा ही रूप बना लो जैसे हमने इक्वेशन नंबर 4 में बनाया था कि a अपॉन एक्स इज इक्वल हो जाएगा 9/2 इंटू n माइनस 2, है ना, 9/n-2। तो इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 5 कह दूं तो क्या बात बनेगी, देखो ध्यान से, इसको नोट कर लेना जो साइड में लिखा हुआ है, ठीक है ना, आपके पास में। ठीक है, अब देखो इक्वेशन 4 और 5 से क्या बात बन रही है, ये भी a अपॉन एक्स है और ये भी a अपॉन एक्स है। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 4 बराबर समीकरण क्या कर लो, 5 कर लो, है ना, तो बराबर है ही है भाई, ये भी a अपॉन एक्स का मान है, ये भी a अपॉन एक्स का मान है। इसका मतलब 6/n-1 बराबर हो जाएगा 9/2 इंटू n-2 के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा मेरे पास में 6 दूनी 12 n-2 इज इक्वल हो जाएगा 9n-9। तो अगर मैं गुणा करूंगा तो 12n-24 बराबर 9n-9, n को इधर पटक दो तो 12 में से 9 घटेगा तो बचेगा कितना, 3n, कितना बचेगा 3n। 24 को उधर लेके जाओ तो जब 24 में से 9 घटेगा तो मेरे हिसाब से बचना चाहिए, अगर 10 घटता तो बचता 14, एक कम घट रहा तो 15, तो ये बचेगा प्लस का 15,
तो n की जो वैल्यू है 15/3 यानी कि 5 दिया जाएगा 15, तो n का मान आ जाएगा बेटा मेरा 5। क्या आ गया? 5। n का मान आपको मिल रहा है 5, जो कि हमारा एक आंसर आई थिंक आ गया है। ठीक है, एक आंसर हमारा आ गया है। तो बस भाई अब इन दोनों वैल्यूज़ को, इन दोनों मानों को हम एक काम करते हैं और हम क्या करते हैं कि n का जो मान है, अगर मैं समीकरण 4 में रख लेता हूं तो क्या बनेगा? ठीक है, समीकरण 4 में रखने से क्या बनेगा? एक मिनट जरा यार, लाइट गड़बड़ कर रही है, क्या हो रहा है? चलिए कोई बात नहीं, ठीक है सब। तो अब हमने n का वैल्यू निकाल यानी कि एक मान हमारा निकल चुका है, 2 बचे हैं। अब इन्हीं समीकरणों से बात कर लेते हैं, जो समीकरण नंबर 4 से बात करते हैं। जो समीकरण 4 है, समीकरण 4 से अगर हम देखें तो क्या था? a/x इज वॉट? वो था मेरा 6/5 - 1, 6/5 - 1। और अगर ध्यान से देखा जाए इसको मैं 5 - n - 1 था ना, तो मैंने क्या कर लिया, n की जगह 5 रख लिया। तो a/x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 6 इसको सॉल्व कर लें 6/4 या 3/2 है ना, यहाँ पे आ जाएगी 3/2। इससे कुछ हासिल नहीं हो रहा ना अभी, ठीक है, हो जाएगा, टेंशन ना लो, इसको यही छोड़ दो अभी। तथा समीकरण अगर हम देखें 5 से, किसे देखें? 5 से। 5 में क्या था कि a/x इज इक्वल टू 9/9/2 इंटू, और ये भी 5 - 2 था। इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें 9/2 इंटू 3 3 9, तो इससे भी यही हासिल हो रहा है ना, इससे भी यही हासिल हो रहा कि 3/2। दोनों इक्वेशन से यही चीज निकल करके आ रही है ना। तो कंपेयर करके ये भी कहा जा सकता है कि a का मान आपका 3 और b का मान आपका 2, नहीं सॉरी, a का मान आपका 3 और b का मान, x का मान आपका 2 होगा, है, ये भी आंसर कहा जा सकता है। लेकिन हम लोग इसको वेरीफाई करके देखेंगे, तब जाते ये बात बने, क्योंकि एक बात हो सकती है ना भाई, a का मान कुछ और भी तो हो सकता है, क्योंकि अनुपात ही तो है ये भाई, a/x है, a/x है ये। तो अगर मैं कहूं कि a का मान मेरे पास में 6 था, है ना, a का मान मैं कहूं कि 6 था और b का मान 4 था, तो भी तो हो सकता है कि जरूर थोड़े 3 और 4 हो, 3 और 2 हो, क्योंकि जब इसको भाग करेंगे आप जब इसको भाग करेंगे तब भी आपका मान 3/2 ही आएगा। तो हम ये देख लेते हैं कि यही मान सही है या गलत है। इसके लिए हम समीकरण 1 के पास चले जाते हैं, समीकरण 1 को वेरीफाई कर लेते हैं इससे, है ना। तो आप जरा फटाफट, काम तो हो चुका है, इस हिस्से को मैं रफ कर रहा हूं, तो जरा फटाफट नोट कर लें पॉज करके, ठीक है। तो एक काम सिर्फ बाकी है, मैं इसको वेरीफाई करूंगा, आंसर वेरिफिकेशन, इनके सत्यापन करूंगा। सत्यापन किसका कि a की जो वैल्यू है वो 3 है और b की वैल्यू जो है वो 2 है। तो हम समीकरण 1 में रख लेंगे, समीकरण 1 से n का मान कितना निकाला? 5c1 x की घात कितना आ जाएगा? x की घात n-1 का मतलब हो जाएगा 5 - 1, और a तो a है ये 240, ठीक है। तो अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लो आप, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 5c1 और x की घात 4 और a। तो देखो 5c1 का मान 5 ही हो जाएगा और x की घात 4, x का मान मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? 2, तो 2 की घात 4 इंटू a का मान कितना निकाला आपने? 3। देखो 5 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की घात 4 का मान 16 इंटू 3, और 16 पंजे 80, और 80 गुणा 3, 8 3 24, 240, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब हमारा आंसर सही है, यही हमारे फाइनल आंसर है। तो आंसर आए क्या? बेसिकली n is equal to 5, a is equal to 3 and x is equal to 2 is your right answer, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इस इंट्रोडक्शन के अंतिम क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए इस इंट्रोडक्शन का ये लास्ट एग्जाम्पल है बेटा, फिर उसके बाद आप फ्री हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और इसमें भी थोड़ा दम लगाना पड़ेगा क्वेश्चन में। यदि 1 + a की घात n के प्रसार में 3 क्रमागत पदों के गुणांक 1:7:42 हो, 42 ही है ना, ठीक है ना,
अनुपात में हो तो n का मान ज्ञात करो। मतलब क्या है, देखो क्रमागत पद का मतलब क्या है, जैसे क्रमागत क्रम से आने वाले पद, जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये 3 क्रमागत पद हैं, ठीक है, तो है ना। लेकिन उसने स्पेसिफाई नहीं करा है कि कौन से पद लेने हैं, कोई भी लेने हैं तो हम लोग कौन से लें। अगर हम सपोज कर लो इस बीच वाले को आर कह लेते हैं, तो ये आरवा पद है। सपोज कर लो ये बीच वाला क्या है, आरवा पद है, आरवा पद है। तो ये वाला कौन सा पद बनेगा, ये r-1वां पद बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है ना। और ये बनेगा r+1वां पद। तो ये क्रमागत पद हो जाएंगे। पहला पद तो हम ले लेंगे r-1, दूसरा ले लेंगे r, तीसरा ले लेंगे r+1। ये क्रमागत पद हम इस तरीके से ले सकते हैं। समझ में आया ना भाई। क्रमागत का मतलब 1 2 3, या फिर अगर 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 बाई चांस हम लेंगे 5वां 6वां 7वां पद ले लें, इसको मैं r वां पद कह लूँ बीच वाले को, तो ये सीधी बात है, r की वैल्यू हम 6 ले रहे हैं, तो ये 5 क्या हो जाएगी, r-1, यानी कि ये r-1वां पद हो जाएगा, और ये आ जाएगा r+1वां पद हो जाएगा, है ना। तो हम मान लेते हैं, माना क्रमागत पद जो हैं, ठीक है ना, मान लेते हैं कि जो क्रमागत पद हैं, ठीक है, यहाँ मैं हल कर लेता हूँ। माना, ठीक है, माना 1 + a की घात n के प्रसार में, ठीक है ना, प्रसार में क्रमागत पद एक तो मैंने ले लिया r-1वां, फिर r वां तथा r+1वां पद है, ठीक है ना। और इन पदों के गुणांकों की बात करनी है, क्योंकि इन पदों के गुणांकों की बात करनी है, तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले निकालना पड़ेगा r-1वें पद का गुणांक। पहले ये काम करना पड़ेगा, फिर मेरे को r वें पद का गुणांक निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर मेरे को r+1वें पद का गुणांक, तब जाके आप क्वेश्चन को प्रोसीड करूंगा। तो मेरी भाई बात सुनो ध्यान से बात सुनो। अगर मैं निकालता हूं r-1वें पद का गुणांक, तो पहले मुझे r-1 पद निकालना पड़ेगा। तो r-1वें पद का गुणांक कितना हो जाएगा, अगर आप ध्यान दोगे तो वो होगा आपके पास में, ठीक है नहीं। चलो मैं थोड़ा सा शॉर्टकट आपको बताता हूँ। क्या बताता हूँ, शॉर्टकट, ताकि आपको ज़्यादा काम ना करना पड़े, ठीक है। देखो नोट कर बना के लिखना, उसको क्या बना के लिखना, नोट बना के। देखो कैसे लिखना है मैं बता रहा हूँ। देखो आपने ये बात पढ़ी थी कि a + b की घात जो n है, बेसिकली यही तो पढ़ा था कि प्रसार में जो व्यापक पद है उसको हम निकालते हैं tr+1, यानी कि tr+1वां पद है ये। इसका फॉर्मूला होता है NCR a की घात n-r और b की घात r। तो इस फॉर्मूले से ही मैं आपको डायरेक्ट कुछ चीजें बता रहा हूं जिसका यूज आप करोगे और बहुत ही मेहनत करने से आप बच जाओगे। अच्छा अगर ध्यान दो हमारे पास में a + b की घात n के प्रसार में tr+1वें पद का गुणांक क्या है, NCR है नहीं, NCR। लेकिन मेरे को किसका करना है, मुझे करना है 1 + a की घात n के प्रसार में, के प्रसार में। अगर मैं इस फॉर्मूले को लगाऊंगा तो आ जाएगा tr+1, ये आ जाएगा NCR, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन a की जगह आ जाएगा 1, और 1 की घात कुछ भी करेंगे, 1 की घात n-r, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और a की घात आ जाएगा r। तो सीधी सी बात यह है कि tr+1 जो बनेगा वो बन जाएगा NCR और a की घात r। तो इसका जो गुणांक बनेगा वो ये बन जाएगा। मतलब ये रहा कि r+1वें पद का जो गुणांक है, ध्यान देना मेरी बात को, वो NCR है। अगर एक थोड़ा सा दिमाग लगा के एक लॉजिक बनाने की कोशिश करो कि जिस पद की हम बात कर रहे हैं, जब हम गुणांक निकालते हैं तो उसके जो यहाँ पे r की वैल्यू होगी वो यहाँ से कम होगी। मतलब अगर मैं कहूँ कि 17वें पद का गुणांक, 17वें पद का गुणांक हो जाएगा NC, कितना होगा NC, इसमें से कम कर देंगे 16,
क्योंकि यहाँ पे n+1 है तो यहाँ पे r आ जाएगा। तो बेसिक सी बात हो, नोट लिखवाना क्या चाहता हूँ, मैं ये लिखवाना चाहता हूँ कि r+1वें पद का जो गुणांक होगा वो NCR होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं rवें पद का गुणांक, बताओ मुझे rवें पद का गुणांक क्या बनेगा, पद का गुणांक क्या होगा बताओ। अरे सीधी सी बात है, जितना यहाँ है उससे एक कम आ जाएगा, NCR-1। अगर सपोज कर लो मेरे को निकालना है r-1वें पद का गुणांक, तो आ जाएगा NC, इसमें से एक कम करेंगे, r-1 में से एक कम करेंगे तो r-2 हो जाएगा, तो n-r-2। बात समझ पा रहे हो। ऐसे किसी का भी निकाल लो, बाई चांस हमें निकालना है 100वें पद का गुणांक, 100वें पद का गुणांक, तो कैसे निकालेंगे, NC इसमें से कम कर दो, 99। बात समझ रहे हो, 99, ठीक है ना। तो अब हम लोग एक काम कर सकते हैं, गुणांक ज्ञात करने की प्रक्रिया को पूरा नहीं फॉलो कर सकते, मतलब करने की जरूरत नहीं, तो ये वाले नोट थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। तो जैसे r-1 पद का गुणांक क्या हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा NCR-2। इसी तरीके से हमारा दूसरा पद है rवा पद, rवें पद का गुणांक कितना हो जाएगा बेटा। मेरी हैंडराइटिंग बड़ी गड़बड़ हो रही है आजकल, क्योंकि ध्यान से देखोगे मेरी उंगली जो है ये टूटी हुई है, बिल्कुल ब्रेक हो रखी है, तो लिखा नहीं जा रहा। तो इस वजह से थोड़ा सा मतलब वो जो रिदम बनना चाहिए लिखने का वो बन नहीं पा रहा, लेकिन चलो फिर भी काम चलाने वाली बात चल रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा भाई ध्यान लेना, समझ लेना, मेरी इस उंगली की वजह से थोड़ा गड़बड़ है मामला। तो rवें पद का जो गुणांक है वो बन जाएगा, आपको पता rवें पद का गुणा बनेगा n इज व्हाट, जो घातांक होगा वो n होगा, NC इसमें से कम r-1, और फिर हमारे पास लास्ट वाला है r+1वें पद का गुणांक, वे पद का गुणांक, वो बन जाएगा NCR-1, नहीं NCR, क्योंकि r+1 में से जब -1 करेंगे तो 1 से 1 r ही बचेगा, तो यानी कि ये आ जाएगा। अब उसने कहा ये है, उसने क्या कहा है, किताब उठा लूं जरा। उसने ये कहा है कि ये बटा ये है ना, अनुपात जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि NCR-2 अनुपात NCR-1 अनुपात NCR इज व्हाट, वो है 1:7:42। कुछ नहीं करना, दो को उठा लो, पहले इन दोनों को उठा लो, इन दोनों को, यानी कि NCR-2 है ना अपॉन अनुपात NCR-1 इज व्हाट, या जाएगा 1:7। इसको अगर हम सॉल्व करें, NCR-2 अपॉन NCR-1 अपॉन 1/7, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा, देखो सॉल्व कर लेता हूँ, दिखा देता हूँ एक करके। तो इसको खोलेंगे तो आ जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r-2 एंड फैक्टोरियल n-r-2 अपॉन, इसका खोलो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r-1 एंड फैक्टोरियल n-r-1, ठीक है ना, इज इक्वल हो जाएगा 1/7 के। तो सॉल्व कर लो उसको, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कट जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे, फैक्टोरियल n-r-1 एंड फैक्टोरियल n-r+1 अपॉन, यह जाएगा फैक्टोरियल r-2 और फैक्टोरियल n-r+2 इज इक्वल टू 1/7। तो हम सॉल्व करते समय क्या करते थे, पहले भी जब हमने क्रमचय संचय में किया, बड़े फैक्टोरियल को खोलते थे, तो हम इसको खोल लेंगे क्योंकि इन दोनों में बड़ा कौन सा ऊपर वाला, तो r-1 एज इट इज, और r-1 में से घटा लेंगे, r-2 हो जाएगा, ठीक है। इसको जो का तू रख लो क्योंकि छोटा है और नीचे लिखा हुआ बड़ा है, इसको जो का तू रख लो r-2, इसको खोल लो फैक्टोरियल n-r+2 एंड फैक्टोरियल n-r+1, समझ रहे हो ना, क्योंकि आपको पता है ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ही साथ साथ हल हो सकती है, इसलिए इन दोनों में से जो बड़ा ब्रैकेट बड़ा फैक्टोरियल उसको खोलेंगे। बड़ा कौन सा था, r-1 था, तो मैंने खोल लिया r-1 और r-2 का फैक्टोरियल, ताकि ये नीचे वाला इससे कट जाए।
इन दोनों को ही सॉल्व करके हम खोल सकते हैं। नीचे वाला बड़ा है क्योंकि +2 वाला है, ये +1 वाला है, तो इसको खोलेंगे एक बार एज इट इज, एक बार एक कम होकर के, तो ये वाला ब्रैकेट इससे कट जाएगा, तो 1/7। जब आप इसी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो आ जाएगा 7r - 7 = n - r +2। ठीक है ना आपके पास में, या फिर सबको उधर उठा लाओ, 7 को उधर फेंक दो, तो आ जाएगा 7r और एक आ जाएगा 8r माइनस का n = 9। तो इक्वेशन बना लो 1, समीकरण बन जाएगी आपकी 1, समीकरण बन जाएगी 1, बिल्कुल ठीक बात है, समीकरण आपकी बनी 1। ठीक है, तो मैंने माइनस का मिस्टेक किया है क्या कुछ? एक मिनट, चलो, माइनस माइनस प्लस, तो इनकी बनी है n माइनस, अगर मैं n को शुरू में रखूँगा, हाँ तो ठीक है, सही है, इतना ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं, इससे भी काम चल जाएगा आपका। ये कब था? जब मैंने पहले 2 पद उठाए थे। अब आप एक काम कर लो, आप उठा लो कौन कौन से, ये वाले 2 पद है ना आपके पास में, तो मुद्दे रफ कर रहा हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब उठा लो ये वाला पद और ये वाला पद, तो इसमें क्या होगा, इन दोनों का अनुपात कितना है? इनका अनुपात है NCr-1 अनुपात NCr, वो कितना है? इन दोनों का अनुपात है 7:42, तो 7:42, इसका मतलब ये आ जाएगा फैक्टोरियल, नहीं भाई, NCr-1 बटे NCr = 7/42। ठीक है, 7 एकम 7, 7 6 42, तो ये तो 1/6 हो गया। इसको जब आप सॉल्व करोगे सिमिलरली, जैसे मैंने इसको सॉल्व किया है और एक इक्वेशन प्राप्त की है, तो आप लोग जब इसको सॉल्व करोगे तो एक इक्वेशन मिल जाएगी आपको, n - 7r + 1 = 0। इसको आप लिख लो, इसको इनके तरीके से लिख लो, n - 8r, ठीक है ना, क्योंकि देखो n को शुरू में लिखा मैंने इस वाले को, तो प्लस का 8r यहाँ आ गया और माइनस के 9 मैंने इधर लिया है बराबर 0 करके, तो माइनस से सब मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा n - 8r प्लस के 9 = 0। समीकरण 1 ये बन गई, एक समीकरण ये बनी और एक समीकरण बनी आपके पास में ये। अब आप 2 चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ गए हो क्लास 10th में, इन दोनों समीकरणों को आप हल करके n का वैल्यू और r का वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। मेन बात होती है मेथड की, जो मैंने आपको समझा दिया है कैसे आपको करना है। तो वैल्यू जो निकलेंगी आसानी से, जब आप सॉल्व करोगे तो n की ही केवल वैल्यू निकालनी है आपको, तो n की वैल्यू आपको 55 निकल आ जाएगी आपकी। r की भी चाहे निकाल के दिखा देना, क्या पता कोई पूछ ही ले, ठीक है ना आपके पास में। तो तरीका आपको समझ में आना चाहिए, मेन पॉइंट जो इसमें मैंने डिस्कस करे हैं। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ में आई होंगी, नहीं आई होंगी तो भाई कमेंट में बताओ। अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम दिख रही है स्पीड को लेकर के, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको ठीक नहीं लग रही हो, उसको ज़रा बताया करो, है ना, तभी तो इम्प्रूवमेंट होगा। तो चलिए ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नावली 8.2 के सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है,